जी आजाद, वेलकम बैक। वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ एशिस F8। वंस अगेन आज भी हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बट बिफोर ही मूव फॉरवर्ड मैं एक बार दोबारा हैंडआउट निकाला हूं, सीक्वेंस टू स्टडी। कुछ बच्चों ने आज हमें ज्वाइन किया, तो हम देखते हैं सर ऑडिट कैसे लेके चलेंगे। जी सबसे पहले हम कवर करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम कवर कर रहे हैं। हमने पिछले 3 लेक्चर में बेसिक ही कवर किया था। मैंने बताया था, पहली क्लास में बताया था, लेक्चर 1 में बताया था, क्योंकि सब्जेक्ट आगे जाके थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो अगर हमारी बेसिक्स बनी हुई नहीं होंगी तो हमें आगे जाके मुश्किल हो सकती है। लिहाजा जितनी अच्छी बेसिक्स होगी उतना आगे पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, फिर हम कवर करेंगे आइजा 500 जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। सर ये जो ब्लू रंग की बुकलेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है आइजा, ये है हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। कहो आइजा, आवाज नहीं आ रही। आइजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। सर हमने F7 में सुना था, देखा था, हमने F3 में देखा था। IFRS और IS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब ये 200 की सीरीज है, 500 की सीरीज है, हम इस तफसील में नहीं जा रहे। सर क्या हमें F8 के एग्जाम के लिए आइजा का नंबर याद होने की जरूरत है? जी नहीं, ये काम हम AAA में करेंगे, P7 में करेंगे। लेकिन इतनी बार मैं क्लास में जिक्र कर दूंगा कि ना चाहते हुए भी आपको आइजा याद हो जाएगा। एक ACCA के स्टूडेंट को अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अगर विद रेफरेंस याद हो जाए तो क्या बात है। ठीक है जी, तो हमारे पास है आइजा 500। सर ये किताब हमें लेने की जरूरत है? जी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आइजा है ये तुम्हारी बुक में शामिल है, और हम तो क्लास में वैसी बुक को रेफर जो है ना, हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बुक है वो बहुत साल पहले मुकम्मल करके हैंडआउट की सूरत में आ चुकी है। लिहाजा ना आपको बेयर स्टैंडर्ड्स की जरूरत है और ना आपको किताब को रेफर करने की जरूरत है। फिर बता रहा हूं कि जो रिवीजन किट है वो भी आप परचेज नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ऑन ACCA F8 पास पेपर्स। अगर कोई BBB का सवाल बहुत अच्छा है, कैप्लान का सवाल बहुत अच्छा है, तो वो मैं खुद क्लास में आपको दूंगा, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आइजा 500 पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वर्किंग पेपर आइजा 230, फिर आएगा मटेरियलिटी। अच्छा साथ साथ ना आइजा का रेफरेंस चल रहा है, तो आप बेशक आइजा के रेफरेंस को फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। याद हो जाए तो क्या बात है। सर ये वही सीक्वेंस है जो हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी, मटेरियलिटी के बाद हम पढ़ेंगे रिपोर्ट, फिर आ रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट, फिर आ रहा है गोइंग कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आ रहा है प्लानिंग एंड ऑडिट। कुछ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें प्रैक्टिकल थोड़ा सा हल्का आ रहा होगा, जिसमें कुछ कैलकुलेशन आ रही होगी बहुत हल्की फुल्की सी, और कुछ टॉपिक समझने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कड़वे बादाम की तरह होंगे, जब बोलेंगे यार मजा नहीं आ रहा, तो भाई हम मजे लेने नहीं आए हुए। ठीक है जी, हमें पर्चा पास करना है हर पेपर में, और हर पेपर के हर चैप्टर में मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे चलें। फिर हम पढ़ेंगे प्लानिंग एंड ऑडिट, फिर आ रहा है ऑडिट रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश। हमें लेक्चर 4 और लेक्चर 3 और आगे जो लेक्चर चलेंगे, हमें शुरू से पता हो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ऑडिट रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट, ऑडिट रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में रहेगा कंपलसरी क्वेश्चन। और ऑडिट रिस्क वो टॉपिक है, ऑडिट रिस्क वो टॉपिक है जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर तुम्हें बेसिक आती है तो दैट वुड बी चेरी ऑन टॉप। सर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? IS 10 की बेसिक्स पता होनी चाहिए, IS 36 की बेसिक पता होनी चाहिए, प्रोविजन की बेसिक पता होनी चाहिए, इंटेंजिबल्स 38 की बेसिक पता होनी चाहिए, IFRS 15 की बेसिक पता होनी चाहिए, IS 2 जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 6, 7, 8 स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑडिट रिस्क में काम आएंगे। ठीक है जी, अगर हम F7 7 पढ़ रहे तो क्या बात, अगर 7 में नहीं पढ़ रहे हैं तो हम इसी क्लास में आपको कवर करवा देंगे। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स एनवायरनमेंट, फिर आ रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां सवाल बनता है प्रैक्टिकल सिनेरियो पे। ठीक है जी, 10 नंबर का सवाल, 12 मार्क का सवाल, 14 मार्क का सवाल, 18 मार्क का सवाल तक हमारे पास पास पेपर में मौजूद है। तो ऑडिट रिस्क और TOC अगर मैं दोनों के 15-15 नंबर जोड़ लूं तो तुम्हारे पेपर के 30 नंबर तो ये हो गए। प्रोफेशनल एग्जाम में जो सिलेबस की कवरेज है, ये मैं बता रहा हूं आपको F1 से लेकर आखिर तक, कि सुन लें आज कि सर साजिद क्या कह रहे हैं। प्रोफेशनल एग्जाम में देयर इज नो सेलेक्टिव स्टडी। पिछली बार आया था, इस बार नहीं आ रहा। अबे भाई BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सर टॉपिक रिपीट हो रहा होगा यहां पर और डिफरेंट तरह से एग्जामिन हो जाएगा। तो अगर हमारे सिलेबस में मिसाल के तौर पे 4-5 वो चीजें हम ज्यादा फोकस कर लें जो पेपर में 50-60 नंबर का है, तो वी हैव वेरी फेयर चांस टू पास द एग्जाम। तो एक हो गया ऑडिट रिस्क और एक हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सटैंटिव प्रोसीजर,
तुम्हारे पेपर में कम से कम जो सब्सटेंटिव आ रहा है, कम से कम सुनना आप जरा, ये रहा मेरा बच्चा ऑडिट रिस्क, शाबाश, ये रहा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और ये रहा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। 10 से 18 नंबर ये रहे, 10 से 18 नंबर ये रहे, और कम से कम मैं क्या क्या कह रहा हूं, मिनिमम, बेयर मिनिमम सब्सटेंटिव 25 नंबर का आता है। घुमा फिरा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट 25 नंबर है, और अगर मैक्सिमम जाऊं तो 35 नंबर का भी सब्सटेंटिव मौजूद। अब आप नंबर जोड़ लें जरा, शाबाश। इसका मतलब है जिसको पेपर पास करना है फिट का, उसको सब्सटेंटिव, टीओसी और ऑडिट इस पे खतरनाक जालिम ग्रिप करनी पड़ेगी। और सर ग्रिप कैसे करेंगे? क्लास में पढ़ा, घर जाकर उसी दिन रिवाइज कर लिया। देखो F7 एक हफ्ते बाद हो जाएगा, एक हफ्ते बाद F9 का सवाल करो, वैक का हो जाएगा, 8 नहीं होगा। तो 8 आपने लाजमी रोजाना कवर करना है। जिस तरह रात को सोने से पहले बच्चे दांत ब्रश करते हैं, नाइट सूट पहनते हैं, बाल बनाते हैं, या कुल्ली करते हैं, या माउथ वॉश करते हैं, ये को बोलता है आपको, आप ऑटोमेटिक करते हैं ना, ये काम भी ऑटोमेटिक होगा। क्या? रोज को रोज पढ़ेंगे। अब आगे चलें जी। फिर आ रहा है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, फिर आ रहा है स्पेशलाइज्ड एरियाज, बताऊंगा इसमें क्या होता है। फिर आ रहा है आइजर 240 फ्रॉड एंड एरर, ये लॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहरहाल एग्जाम में सवाल 5 नंबर का ही बनता है। आईए फंक्शन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, 610 620, 610 है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स और 620 है यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। क्या हम दौरान ऑडिट, क्या एक ऑडिट टीम अलग से एक्सटर्नल एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड ले सकती है? सर मिसाल दे दें, हम एक ऑडिट में हैं, मिसाल के तौर पे पीआईए में, और क्लाइंट पर एक लीगल केस चल रहा है, हमने लॉयर को ऑनबोर्ड लिया, हमने किसी बैरिस्टर को ऑनबोर्ड लिया, हम एक ऐसी कंपनी का ऑडिट करें जहां पर कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आपने कर दी है और हमें समझ नहीं आ रहा कि आपने कितना डैमेज किया है। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारी ऑडिटिंग में एक्सपर्टीज तो है, अकाउंटिंग में भी है, टैक्सेशन में भी है, लेकिन हम एनवायरमेंटल एक्सपर्ट नहीं है। तो सर क्या हम दौरान ऑडिट, क्या हम टीम के अलावा कोई और थर्ड पार्टी का बंदा, कोई हम एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ऑन बोर्ड ले सकते हैं? यस। ये कहां कवर होगा? ये कवर होगा आइजा 620 के अंदर। एंजॉय करेंगे आप। कोड ऑफ एथिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जहां पर ओटीज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इनमें एक टॉपिक हमारे पास है जनाब, कोड ऑफ एथिक्स। क्या है जी? कोड ऑफ एथिक्स। ये तकरीबन 3-4 क्लास का टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन ये आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये वो टॉपिक है जो आगे जाके AAA में भी एज इट एग्जामिन होता है। फिर हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स का बता रहा है एंगेजमेंट लेटर, और फिर आ रहा है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है जी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है जी, जो पेपर स्ट्रक्चर पहली क्लास में बताया था कि जी 30 नंबर के ओटीज हैं, फिर 30 नंबर का एक सवाल है, और फिर 20 नंबर के 2 सवाल हमारे पास हैं। तो मैंने ये कहा इस लेक्चर 4 में, मैंने ये कहा कि ये दोनों ज्यादा चांसेस हैं कि जो ओटी में आए, ये वाला सवाल नंबर 1, जिसके अंदर हमारे पास 3 सिनेरियो हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, और सिनेरियो में कितने सवाल हैं? 5 सवाल है। तो 5 2 10 10 10 10 30 हो गया। हैविंग सेड दिस, जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 2 सवाल यहां एग्जामिन हो जाए, हो सकता है सब्सटेंटिव यहां एग्जामिन हो जाए। बात समझ आ रही? लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा चांस किसका होता है, ताकि आपको अभी से बताओ कि हमने तैयारी करनी कैसे है। ये पेपर से 8 दिन पहले नहीं बता रहा हूं मैं, हम सारी एग्जाम टिप्स, हम सारे ओटीज पेपर से 20 दिन पहले कवर कर चुके होंगे इंशाल्लाह जी। आगे चले, स्मॉल टॉपिक्स हमारे पास हैं। फिर आ रहा है प्रैक्टिस ऑफ पास्ट पेपर्स इन ओटी, फिर आ रहा है की एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। ये रखा हुआ है एंड में, लेकिन हम यह टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, हजरत आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, आए देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है। मीनिंग ऑफ ऑडिट हमने देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑडिट हमने देखा, 4 स्टेप याद आ रहा है, 4 बातें। इफ यू ऑल रिकॉल, पिछली क्लास में एक और काम था, याद आ रहा है भाई? आवाज नहीं आ रही भाई। ऑडिट में 4 बातें, साकिब भाई बताएं। ऑडिट में 4 बातें, जो किया वो प्रोसीजर, लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट थी, जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा, जो मिला, और जो एंड में देंगे वो ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जी, वेरी गुड। फिर हमने देखा स्कोप ऑफ एन ऑडिट, आज हम कवर करेंगे। फिर आ रहा है ऑब्जेक्टिव, फिर आ रहा है एश्योरेंस फॉर्म एंड एश्योरेंस क्लाइंट, थोड़ा सा हमने ये भी देखा। फिर हमने देखा ऑडिट साइकिल, और आज हम आगे बढ़ेंगे। वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वी हैव इनहेरेंट लिमिटेशन। ये सारी ऑडिट की फंडामेंटल्स हैं। फिर आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसके अंदर 3 चीजें हैं, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, लेवल्स ऑफ एश्योरेंस और कंटेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस। फिर आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये हमने लास्ट लेक्चर 3 में कवर कर लिया है।
फिर आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर, ये भी हमें कुछ हद तक आइडिया हो चुका है। फिर आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर आ रहा है इंटरनल कंट्रोल, फिर आ रहा है मैनेजमेंट लेटर, फिर आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी, फिर आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, फिर आ रहा है दोनों के डिफरेंसेस कि एक्सटर्नल में और इंटरनल में क्या डिफरेंस है, और फिर आ रहा है कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर के पास क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है जी, राइट्स को पावर भी कहा जाता है। ठीक है, राइट्स एंड पावर्स कहें या पावर या पावर कहें, राइट भी इस्तेमाल हो रहा है और पावर भी इस्तेमाल हो रहा है। हजरात, ये थोड़ा सा लेक्चर 4 का जो स्टार्ट मैंने लिया है, कुछ मैंने बेसिक रिवाइज कराया, कुछ मैंने चीजें बड़ी अहम दोबारा बताई हैं, पेपर स्ट्रक्चर दोबारा डिस्कस हुआ है। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा कि आपके जहन में सवाल ये रह जाएगा यार सर साजिद ने ये नहीं बताया कि अहम एरिया क्या है, ऐसा नहीं होगा। आपके जहन में ये सवाल रह जाएगा यार पेपर का स्ट्रक्चर क्या, ये तो आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा हर क्लास में ना ये चीजें बार बार रिपीट होंगी ताकि आपके दिमाग में जाके वो बैठ जाए। लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। अच्छा, आज हम कहां चलेंगे? आज हम पेज नंबर 3 पे आते हैं, जहां पर हमारे पास दिया हुआ है बेसिक्स। जरा तमाम बच्चे हैंडआउट निकालें, शाबाश। और जिनके पास जैसे क्लास में हैंडआउट नहीं है वो रजिस्टर का कोई पेज निकाल लें और वहां पर नोटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, प्रोफेशनल क्लास है, हैंडआउट नहीं है, चीजें नहीं है, कोई मसली बात नहीं, बाद में मिल जाएगा, लेकिन नोटिंग आपने करनी है। ठीक है, कोशिश करें कि लेक्चर जो बच्चे क्लास में बैठे उनसे बात कर रहा हूं, डेट डाल लिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस लेक्चर में किस डेट में आपने क्या कवर किया है, सो दैट यू प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, देयर मस्ट बी अ प्लान। हजरात, मैं हैंडआउट के पेज नंबर 3 पे हूं, जहां पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट बुलेट खाली है। मैं यहां कुछ लिखवा रहा हूं, जरा तमाम बच्चे नोट करें। जिनके पास क्लास में हैंडआउट नहीं है वो रजिस्टर में हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग और वहां नोट कर लें, शाबाश। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 लिखें। इन एन एक्सटर्नल ऑडिट, the external auditor conducts in an external audit, मैं हर जुमला कोशिश करूंगा कि 2 से 3 बार रिपीट करूं। ठीक है जी, in an external audit the external auditor conducts an official examination of the accounts of the audit line. In an external audit the external auditor conducts an official examination of the अकाउंट्स का हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो, मेरा बच्चा एक बात है। ठीक है, इन एन एक्सटर्नल ऑडिट द एक्सटर्नल ऑडिटर कंडक्ट्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ऑडिट लाइन, फुल स्टॉप। द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड, अब जब आप ओपिनियन का वर्ड लिखते हैं तो आपको जहन में रिपोर्ट याद आ रही होगी, याद है? बोर्ड पर कई बार बनाई थी मैंने, दोबारा देख लो एक बार। ये रहा वो कागज, ये रहा वो कागज जिसके लिए हमने ये पूरी महफिल सजाई है। कागज को कह रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट, और इसमें जो दे रहे हैं वो है ऑडिट ओपिनियन, और जो बंदा रिपोर्ट साइन कर रहा है वो है एंगेजमेंट पार्टनर। एक और कॉन्सेप्ट लेक्चर 3 में हमने कवर किया था, एंगेजमेंट का वर्ड था, याद आ रहा है? जो टीम क्लाइंट पर जाकर ऑडिट करी, क्या कह रहे थे उसको? एंगेजमेंट टीम। और जो बंदा उस पूरे ऑडिट का जिम्मेदार था, जो पार्टनर उस रिपोर्ट को साइन करने का जिम्मेदार था, उसको हम क्या कह रहे थे? एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं। The opinion expressed is addressed to shareholders. The opinion expressed is addressed to shareholders, and the report is signed. And the report is signed by the respective engagement partner. And the report is signed by the respective engagement partner. And the report is signed by the respective engagement partner. Full stop. The auditor expresses a reasonable level of assurance. The auditor expresses a reasonable level of assurance. मैं पिछली 2 लाइनें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। The opinion expressed is addressed to shareholders and the report is signed by the respective engagement partner. The auditor expresses a reasonable level of assurance in the audit report. The auditor expresses a reasonable level of assurance in the audit report and can never express an absolute level of assurance. And can never express
एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। हम आगे जाके एक आध क्लास के अंदर कवर करेंगे कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो फिर ये डिस्कस होगा कि ये रीजनेबल लेवल क्या है और ये एब्सोल्यूट लेवल क्या है। ठीक है, सिर्फ मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि एक टॉपिक है 10 मिनट का, उसका नाम है अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं, पढ़ लेंगे। The auditor expresses a reasonable level of assurance in the audit report and can never express an absolute level of assurance, nor give a guarantee, nor give a guarantee, nor give a guarantee, nor give a guarantee to the shareholders, nor give a guarantee to the shareholders, nor give a guarantee to the shareholders because there are inherent limitations of an audit, because there are inherent limitations of an audit, because there are inherent limitations of an audit। अब ये एक वर्ड में लिख रहा हूं हजरात, ये हमारी जिंदगी में एक और कॉन्सेप्ट आ गया, इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन, ये वो लिमिटेशन है जिनको हम नहीं रोक सकते, जो कि मौजूद है। इनहेरेंट लिमिटेशन। ठीक है जी, गुलाब जामुन मीठा होता है, न्यारी तीखी होती है। अब आप बोले गुलाब जामुन मीठा क्यों होता है, ये तीखा क्यों नहीं होता? भाई गुलाब जामुन है, वो मीठा ही होगा, और न्यारी और हलीम तीखी होगी। ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। सर मैं पानी से नहाता हूं, मैं गीला हो जाता हूं। भाई मेरे काम कर, नल बंद करके नहा ले भाई। सर ये पानी से गीले क्यों होता? भाई वो पानी है, इनहेरेंट लिमिटेशन। सर आपका आवाज बहुत बड़ा है, पैदाइशी, बचपन से नहीं, बचपन से। सर ये साकिब के बाल इतने करली क्यों हैं और इसके इतने सीधे क्यों हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस। सर इसका आवाज बहुत पतला है, इसका आवाज बहुत मर्दाना है, इसका आवाज थोड़ा दरमियान है, इसका आवाज थोड़ा अजीब सा है, मेरा आवाज अजीब सा है। हम सबकी डिफरेंट आवाज है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। सर मेरे बाल इसकी तरह क्यों नहीं? भाई वो लड़की है यार। कभी देखा किसी मर्द के बाल ऐसे चुटिया बांध के? हाँ कुछ है ऐसे, फिर वो कैटेगरी कुछ और होगी भाई। बात ये है कि हमारे बाल इतने लंबे नहीं हो सकते, उनके लंबे अल्लाह पाक ने रखे हुए। इनहेरेंट थी, हल्का सा मैंने जिक्र किया है। अगर ये बात समझ आ जाए, अगर ये वर्ड समझ आ जाए तो पूरा ऑडिट आसान हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें जी। दोस्त आप रिपीट करेंगे जरा पूरा पैराग्राफ। शाबाश जी, क्रॉस चेक कर ले पूरी क्लास। शाबाश जी। In an external audit, the external auditor पढ़ो। The external auditor conducts an official examination of the account of the audit line. The opinion expressed is addressed to the shareholders and the report is signed by the respective engagement partner. ठीक है। The auditor expresses a रीजनेबल लेवल। पूरी क्लास जो बच्चे एलएमएस पे रिपीट करो, कहो रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। अच्छा चलें, मुझे एक मिनट लेता हूं आपसे। व्हाट इज रीजनेबल? सर आज आपने बड़ा अच्छा पढ़ा है। सर मजा आ गया। कितना अच्छा पढ़ा है? सर तकरीबन 1.5 किलो। हो। हाँ भाई आज मैंने कैसा पढ़ा है? सर 1.5 पाव आपने अच्छा पढ़ा है। कैन वी मेजर? यार क्या नींद आई आज तो, कितना मजा आया। तकरीबन 4 टन सोया हूं मैं। कैन वी गेज? मेजबान मेहमान से कह रहा भाई माशाल्लाह आपको लग रहा है खाने में बहुत ही मजा आया, आप तो बिरयानी से हट ही नहीं रहे, खाना कैसा लगा? तो मेहमान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यार, खाना वाज लाइक वाओ। तो मेजबान ने कहा कितना वाओ? कह रहा सर तकरीबन 4 किलो खाना अच्छा था। कैन वी गेज? यार क्या टेम्परेचर एसी का, आहा मजा आ गया। कितना मजा आया भाई? सर तकरीबन 1.5 किलो मजा आया। कैन वी गेज इट? क्या हम जिंदगी में हर चीज को गेज कर सकते हैं? भाई कितना मजा आ रहा है नहीं पता। व्हाट इज रीजनेबल? व्हाट इज रीजनेबल? आधा किलो, 1.5 किलो, 4 किलो, 2 मन, 3 टन बताओ भाई। हाँ भाई बछड़ा कितने मन का? सर तकरीबन 3 मन गोश्त होगा। अबे वो बछड़ा है, ये ऑडिट है। इसका मतलब है रीजनेबल को हम प्रैक्टिकली गेज नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट तो करें। आपने हिम्मत करके ना कम से कम मुझसे बात करनी, खवातीन आपने भी बात करनी। अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज रीजनेबल तो क्या जवाब दोगे? मुनासिब। ठीक है, उम्मीद तवक्को थी कि जुमला यही आएगा। ठीक है, और बताएं व्हाट इज रीजनेबल? एनी तुक्का कुछ तो बोले भाई, शर्मा गलत काम थोड़ी कर रहा है हम उधर जी। व्हाट इज रीजनेबल? अच्छा व्हाट इज एब्सोल्यूट? एडमिशन फॉर्म पे लिखा हुआ केनस के हमसे एफर्ट पढ़े, गारंटीड पेपर पास। ये कौन सा लेवल है? ये रीजनेबल एब्सोल्यूट है? ठीक है। क्या मैं एब्सोल्यूट गारंटी दे सकता हूं?
यार मतलब आप क्लास में नहीं आ रहे, आप घर पे रिवाइज नहीं कर रहे, पेपर से 2 दिन पहले आपको कब्ज हुई हुई है, आपको जो है ना वो मसाइल आपके खत्म नहीं हो रहे, आप पेपर देने नहीं गए, फिर आप कह रहे हो आपने गारंटी दी थी लाए रिफंड करे, मैंने पंच मारना है आपको फिर? यार मैं गारंटी नहीं दे सकता भाइयों, ओ भाइयों, ओ मैं गारंटी, मैंने कहा था भाई हम अच्छा पढ़ाएंगे, अब अच्छा पढ़ाएंगे को मैं क्या कहूं, रीजनेबल कहूं एब्सोल्यूट कहूं? रीजनेबल कहे ना, हिम्मत से कहे ना, ठीक है जी। होंडा और टोयोटा क्या एब्सोल्यूट गारंटी दे सकते हैं कि हमारी गाड़ी की ड्राइव लें आपको मजा आएगा, आपका दिल जाएगा, आप गाड़ी से बाहर ही ना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, रीजनेबल, इट्स अ रीजनेबल कार, इट्स अ गुड कार। हम आम जबान में ना एब्सोल्यूट और रीजनेबल भी इस्तेमाल करते हैं। ऑडिट की दुनिया में मेरी मतलब मेरी और आपकी इस F8 की दुनिया में ये रीजनेबल का मतलब क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे कुछ क्लास के बाद। यहां पर हेडिंग मौजूद है अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसके अंदर बताऊंगा वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अश्योरेंस, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। रिपीट, एब्सोल्यूट। जब मैं क्लास से कहूं कि रिपीट करें तो आपने शर्माना नहीं है, ठीक है? हमको गलत जुमला तो नहीं बुलवा रहे आपसे, आपने बोलना है। जब आप बोलेंगे तो दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। कहो एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। अब ये एब्सोल्यूट क्या है, रीजनेबल क्या है, मॉडरेट क्या है, टू बी डिस्कस इन फ्यूचर। हल्का सा मैंने आवाम को जगाया कि देखो एक वर्ड है रीजनेबल, और हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर शेयर होल्डर को एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। सबसे अच्छा कराची में या पाकिस्तान में बाइक का ब्रांड कौन सा, जो लोग बाइक चलाते हैं? मुझे बाइक चलाना नहीं आती, मेरे घर में बाइक नहीं है, मेरे अब्बा की पाबंदी थी कि बाइक नहीं, हादसा होते हैं तो पेरेंट्स डरते थे, लिहाजा मुझे ना बाइक चलाना आती है, ना उसका पता है कि स्टैंड कहां होता है, और ना पता है कि गियर कैसे मारते हैं, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर बाइक चला रहे होते हैं। तो जो बाइक लवर्स हैं, सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा बाइक का? कोई चाइना का नाम बदलना, बता रहा हूं मैं, पंच मार दूंगा। हाँ, होंडा नहीं, कोई और मजीद जैसे हमने कहा ना सिविक है 1.8, तो और मुझे बाइक का ब्रांड बताएं। अच्छा, कावासाकी, ठीक है। कराची में बूंदाबांदी हो रही है और आप शायरा फैसल पे चला रहे हैं बाइक, ठीक है जी, कोई गारंटी है? बाइक ने गारंटी दी है? बाइक ने गारंटी दी कि ये फिसलेगी नहीं? गारंटी है? मतलब आपने बाइक ली, उसमें लिखा हुआ है गारंटी है, कराची में पानी हो, कीचड़ हो, फिसलन हो, कोई मसला, ये बाइक तो गिर ही नहीं सकती। क्या ऐसा कोई कह सकता है? इसका मतलब है ये अगर ऐसा कहते तो कौन सा लेवल होता? इसका मतलब है हम आम जिंदगी के अंदर भी अगर देखें तो वी कैन नॉट गिव एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ, बिकॉज देयर आर, रिपीट करो, बिकॉज। यार आप लोग बोलने में ना बहुत ही चोर हो, माइंड नहीं करना, लेकिन आपको ऐसा लगता है पता नहीं मैं गलत कोई चीज बुलवा रहा हूं हमसे। बिकॉज देयर आर इनहेरेंट। अब अगर एक भी बच्चा चुप रहा ना, मैं पूरी क्लास को बुलवाता रहूं जब तक आप मेंटल ना हो जाओ। बिकॉज ये चुप थी, दोबारा बिकॉज, ये भी चुप थी, बिकॉज ये नहीं बोल रहा, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। अब लगूंगा मैं पेनल्टी, बुलवा के मार दूंगा, ठीक है जी सर? आगे चलेंगे, ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, समझ आया? अच्छा, अब हम ना सीक्वेंस में पॉइंट्स को लेके चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश। The auditor expresses a reasonable level of assurance in the audit report and can never express an absolute level of assurance nor give a guarantee to the shareholders because there are inherent limitations of an audit. ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, शाबाश। और थोड़ा सी रीडिंग और स्लो करना, अच्छा पढ़ना जी। An external auditor examines का है या स्लैश लगाया हुआ, examines का है या audit आगे चलो, the financial statements of the company and expresses an independent audit. जी, सारा झगड़ा किस वर्ड का है? सारा झगड़ा किस वर्ड का है? अगर इंडिपेंडेंट का झगड़ा ना होता तो फिर हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स को एजीएम में इन्वॉल्व ना करते, फिर हम उनको हायर ना करते, फिर हम उनसे ऑडिट ना करवाते। क्यों? फिर हम बीओडी से ओपिनियन ले लेते। अकाउंट्स बनाने वाली पार्टी कौन? अकाउंट्स अप्रूव करने वाली पार्टी कौन? तो जिसने अकाउंट्स पूरे साल में बनवाए अपने डिपार्टमेंट से, जिसने अकाउंट साल में अप्रूव किए, तुम मुझे बताओ जिस पार्टी ने अकाउंट्स बनवाए और अप्रूव किए, क्या वो अपने बनाए हुए अकाउंट्स के ऊपर क्या वो हमें इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकते हैं? तो सारा झगड़ा किस वर्ड का भैया? इसीलिए हम और आप जिंदगी में आ रहे किसके? कंपनी के। ऑडिट के हवाले से बात हो रही है, क्यों? क्योंकि वी आर इंडिपेंडेंट, हमारा कंपनी में कोई स्टेक नहीं है, हम कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, हम वहां पर सैलरी पर काम नहीं कर रहे। आगे चलें शाबाश। Independent audit opinion on those accounts in the form of an audit report at the end of an audit. At the end of an audit, अब यहां से लिंक है ऑडिट साइकिल लेक्चर नंबर 3 में, याद आ रहा है?
रिपीट करो, 3 stages. There are 3 stages of an audit. Start of the audit, during the audit, end of the audit. सर ये हमने लेक्चर 3 जो पिछली क्लास थी उसमें कवर किया था। ऑडिट के स्टार्ट में, ऑडिट के दरमियान में और ऑडिट के आखिर में। याद करो, ऑडिट के आखिर कौन सी स्टेज थी? सर ये वो स्टेज थी जब हमने तमाम प्रोसीजर कवर कर लिए। जॉब इंचार्ज ने ये इंश्योर कर लिया हमने तमाम ऑडिट प्रोसीजर कर लिए, फिर उसके काम को रिव्यू करेगा असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके काम को अगर तो कोई है तो रिव्यू करेगा मैनेजर, अगर तो कोई सीनियर मैनेजर है तो उसके काम को रिव्यू करेगा, और अगर डायरेक्ट ऊपर पार्टनर है तो जॉब इंचार्ज तमाम काम को रिव्यू करवाएगा डायरेक्ट एंगेजमेंट पार्टनर को। जब पार्टनर को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमने तमाम प्रोसीजर एज पर स्टैंडर्ड कर लिए हैं, हमने रिस्की एरियाज को एड्रेस कर लिया है, हमने सारी सपोर्ट देख ली है, हमें रेलेवेंट एविडेंस मिल गया है, अब नाउ the audit firm is in a position to sign the audit report, जिसमें हम कहेंगे the accounts are giving a true and fair view, the accounts are giving a ये जुमले मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं तुमसे नहीं बुलवाऊंगा, तुम फंस जाओगे। थ्योरी के एग्जाम है, बात समझ आ रही मेरा बच्चा? ये एक्टिविटी से गुजरना पड़ेगा आपको, 1.5-2 घंटे ना मैं हिलना पड़ेगा, दिमाग में सारी चूल्हे हिला दूंगा मैं। अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आधे घंटे बाद एग्जाम है, जरा बेसिक लिख के दिखाएं। अब आप अगर यूं करके बैठे रहेंगे पूरी क्लास के अंदर तो आपका पेन चलेगा ही नहीं, आप टाइप ही नहीं कर सकते। और वहां आपने 3 घंटे सिर्फ आपने लिखना है, टाइपिंग मतलब। सब बात समझ आ रही है? तो दिमाग में ऑडिट का कंटेंट होगा तो लिखोगे ना भाई। बात समझ आ रही है मेरा बच्चा? डिफरेंट एग्जाम है, F7 का पेपर डिफरेंट है, टैक्सेशन डिफरेंट है, F5 डिफरेंट है, 9 डिफरेंट है, F8 इंटायरली डिफरेंट पेपर है। पेपर भी अजीब सा है और टीचर भी अजीब सा है। आगे चलें जी, नेक्स्ट, शाबाश। At the end of an audit which is addressed to its shareholders या members. शेयर होल्डर बोले तो, शेयर होल्डर बोले तो, आवाज नहीं आ रही। शेयर होल्डर बोले तो मेंबर्स, शेयर होल्डर बोले तो मेंबर्स। आगे चलो, शाबाश। An external auditor complies with the code of ethics, ethical guidelines for professional accountant auditors issued by An external auditor complies, कोशिश करो बहुत ही क्लियर बात करो, बहुत ही क्लियर बात करो। An external auditor complies with the code of ethics। कहो code of ethics, कहो code of ethics। अगर आप कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में किसी क्लब के मेंबर हैं आप, तो आप क्लब में ना रूल्स फॉलो करेंगे आप। मैं क्री क्लब का मेंबर हूं कराची में, डिफेंस में जो है, अगर मैं क्री क्लब में उनके नॉर्म्स को फॉलो ना करूं तो मुझे वो 1 वार्निंग देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे मुझे। अगर मैं क्री क्लब के जॉगिंग ट्रैक के ऊपर अगर चप्पल पहन के चला जाऊं तो एक बंदा कहेगा सर काइंडली आप शूज पहनेंगे, देखा सामने रूल लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी यार, मेरी गाड़ी पे क्री क्लब का स्टिकर नहीं और मैं अंदर चला गया, तो गार्ड बोलेगा सर प्लीज बाहर जाएं, आपकी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ नहीं है। जो उनका जो है ना बाबी को, जो उनका बूफे लगा होता है, वहां पर अगर आप 2 पट्टी की चप्पल पहन के चले गए और जो उनका रिस्पेक्टिव ड्रेस कोड है, इफ यू डोंट फॉलो दैट, बोलेगा सर काइंडली आप यहां से जाएं प्लीज, सर ये स्मोकिंग एरिया है और ये नॉन स्मोकिंग है। अब आप नॉन स्मोकिंग में अगर ऐसे सुट्टे लगाएंगे फिर देख लें आपको क्या होगा। क्रीक क्लब ले लें, गोल्फ क्लब ले लें, सनसेट क्लब ले लें, डीएचए क्लब ले लें, बीच व्यू क्लब ले लें, जितने डीएचए के क्लब्स हैं उनका एक नॉर्म है उनका। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, देयर आर सर्टेन एथिकल गाइडलाइंस टू बी फॉलोड एंड वी एज अ नेशन वी लैक इन दिस। अगर हमारे ऊपर ये मुसल्लत ना किए जाए तो हमने तो पेड़ा खरक कर देना है। यार वो इलाका बड़ा अच्छा है यार, वहां बड़े इलाका अच्छा नहीं है, रूल्स है वहां। इसी तरह मैं और आप, कौन? मैं और आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अकाउंटिंग बॉडी का हिस्सा मैं बन चुका हूं और आप बनने जा रहे हैं एसीसीए यूके। तो दुनिया में जितनी अकाउंटिंग बॉडीज हैं, आईकैब ले लें पाकिस्तान का, श्रीलंका का सीए ले लें, इंडिया का ले लें, यूएस का सीपीए ले लें, यूके का आईसीडब्ल्यू ले लें, यूके का आईसीसी ले लें, यूके का सिमा ले लें, all these accounting bodies साकिब भाई are member of IFAC। कहो IFAC, पूछो IFAC कौन है? डैडी हैं। और अब्बू ने कहा है कि दुनिया में मेरे बेटे जहां जहां हैं अब्बू की बात माननी है। सर ये अब्बू कौन है? IFAC। और ये बेटे कौन है? एसीसी भी एक बेटा है, ICW भी एक बेटा है, आईकैब भी एक बेटा है। पूरी दुनिया में जितने आपके ये जिनको बोलेंगे मेंबर अकाउंटिंग बॉडीज हैं उनको आईफैक की बातें माननी है। और आईफैक ने कहा है कि हर अकाउंटिंग बॉडी में देयर मस्ट बी कोड ऑफ एथिक्स। एग्जांपल,
एसीसीए मेंबर झूठ नहीं बोल सकता। यार आप पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, आप पर लोग विश्वास कर रहे हैं, आप लिख के दे रहे हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और आपने रिश्वत ली हुई है। यार आपको जूते नहीं मारेंगे, बल्कि जूते कम है, आपकी छितरौल होगी सरेआम, वो भी। ओहो सर ये तो बड़ा खतरनाक प्रोविजन। हाँ तो पैसे भी तो हैं, इज्जत भी तो है, तो मतलब झूठ बोलना है। ऑडिट करने गए, क्लाइंट की सारी बातें उसके कॉम्पिटिटर को बता दी कुछ पैसों के बदले। यार आपसे ऑडिट कौन कराएगा? अगर आप यहां की वहां करेंगे, मुझे बताएं, अगर आप यहां की वहां करेंगे, अगर मार्केट में मशहूर हो जाए कि एएफएफ यहां की वहां कर रहा है, या ईएनवाई क्लाइंट की बातें वहां बता रहा है, या केपीएमजी वहां की वहां कर रहा है, मुझे बताएं क्या लोगों का प्रोफेशन पर ट्रस्ट होगा? इसका मतलब है वी आर ऑल चेन्ड इन कोड ऑफ एथिक्स। कहो कोड ऑफ एथिक्स, कहो एथिकल गाइडलाइंस। 4 क्लास का टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। आगे चलें शाबाश जी। दोबारा पढ़ेंगे पॉइंट, मैं जब भी कोई पॉइंट बीच में ब्रेक करूंगा तो आपने दोबारा से पढ़ना जी। An external auditor complies with the code of ethics, ethical guidelines for the professional accountant issued by the International Federation of Accountants. हाँ अब्बू जी का जिक्र आ गया। सर अब्बू जी कहाँ रहते हैं? बेटा अब्बू जी अमेरिका में होते हैं। वैसे ही अब्बू जी अमेरिका में होते हैं। हम सबके अब्बू जी कहाँ हैं? दुनियावी बात का, हमारे अब्बू जी कहाँ हैं? हमारे सारे फैसले कहाँ से हो रहे हैं बेटा? डैडी क्या कह रहे हैं? बच्चे परेशान हो गए। कहो आईफैक। सर इनका दफ्तर न्यूयॉर्क में। गरीब हूं। आगे चलें जी शाबाश जी। An external auditor conducts an audit in accordance with the international standards of audit. जी इधर देखें जी, क्या आ रहा है? क्या जुमला पड़ा है? कहो आइजा। पूछो आइजा कौन है? अबे फायजा नहीं, कहो आइजा। सर ये बता रहा है ऑडिट कैसे करना है, प्रोसीजर कौन से करने हैं, कितने करने हैं, ये सैंपलिंग कैसे होती है, रिपोर्ट साइन कौन करेगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट में कब क्या करेंगे, ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, अगर अकाउंट्स में भंड है तो फिर ट्रू एंड फेयर नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे, ये कौन बता रहा है? आइजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ये जहां जहां फॉलो हो रहा है वहां अकाउंट्स कंपेरेबल है। अगर पाकिस्तान में आइजा है और इंडिया में उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं तो फिर चीजें कंपेरेबल नहीं होंगी। सर समझ नहीं आया मुझे। मैंने बताया था आई लव मैकडोनल्ड्स। अगर जो एयरपोर्ट वाला जो मैकडोनल्ड्स है, अगर वहां का जो बीफ बर्गर है उसका टेस्ट और जो नाजाबाद में अगर फर्क होगा तो आप और मैं नहीं जाएंगे। हमको पता है कि यार मैकडोनल्ड्स पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में जहां से भी खाएंगे, फ्राइज ले लें, कोन ले लें, उनका जो भी बर्गर ले लें आप, उसका टेस्ट सेम है। क्यों? बनाने का स्टैंडर्ड सेम है, तभी तो कंपेरेबल है। तो अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो फिर पूरी दुनिया में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का प्रोफेशन कंपेरेबल नहीं होगा। सरकार हम क्यों कह रहे हैं कि जो बंदा कनाडा का सीए करके आ रहा है उसको पाकिस्तान में दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे? भाई आप वहां की चीजें पढ़ के आ रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान में हमारा आईकेप का मेंबर बनना है और अगर आपको रेसिप्रोकल मेंबरशिप चाहिए तो हम आपको मेंबरशिप दे रहे हैं, लेकिन आपको 1-2 पर्चे या फला चीज आपको करनी पड़ेगी ताकि आप यहां के लिए क्या हो जाए, कंपैटिबल हो जाए। बात समझ आ रही? क्योंकि आप वहां का पढ़ के आ रहे हैं स्टैंडर्ड, जबकि हमारे यहाँ क्या फॉलो हो रहा है, आइजा। बात समझ आ रही? आगे चलें शाबाश। देखें ये सारी बेसिक बातें ना आगे जाकर डिस्कस नहीं होंगी। बेस बन गई, फिर आगे मुश्किल है। आगे चलें जी। An external auditor conducts an audit in accordance with the ISA which determines the scope of an external. स्कोप कौन डिजाइन करे? स्कोप सर ये स्कोप क्या होता है? सर मैंने पहली क्लास में क्लियर कर दिया था। मेरे हैंडआउट्स, मेरा क्लास लेक्चर, मेरा पास पेपर का मैनुअल और मेरी बातें, ये स्कोप है आपका। आपने ये किताब भी नहीं पढ़नी, आपने वो किताब भी नहीं पढ़नी, आपने आइजा भी नहीं पढ़ना, आपने गूगल भी नहीं करना, ये आपका स्कोप नहीं है। अगर आप स्कोप को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप यहां वहां अजीब से हो जाएंगे कुछ आप। तो मैंने आपको पहली क्लास में क्लियर कर दिया कि अगर आपने पर्चा पास करना है तो भाई ये आपका स्कोप है, आप इस स्कोप में रहेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इसी तरह ऑडिट करने का भी एक, आगे चलो शाबाश जी। An external auditor examines an audit of financial statements prepared by the management. Prepared by आवाज नहीं आ रही। Prepared by ये खामोश थी। Prepared by वो भी खामोश है। Prepared by अकाउंट्स कौन बना रहा है? अब एक सवाल आता है, लड़का सवाल करता है, लड़का जवाब देता है। आपको लड़के पे एतराज है? नहीं, ये मुझसे 2 साल छोटा होगा खाली कि 26 का, मैं 28 का हूं, लड़का ही हुआ ना। फिर ये कह रहा है सर हम अकाउंट्स क्यों नहीं बना रहे? तू बना ले अकाउंट्स। फिर तू इंडिपेंडेंट नहीं होगा,
तू ही अकाउंट्स बना रहा है, पॉलिसी भी तू सेलेक्ट कर रहा है, ट्रीटमेंट भी यही कर रहा है, डिस्क्लोजर भी तू बता रहा है, मतलब मैनेजमेंट का सारा फंक्शन तू कर रहा है। फिर हम कह रहे हैं भाईजान अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू मेरा भाई। हाँ जी, अपने काम में गलती निकालेगा, फिर तो उसने ट्रू एंड फेयर व्यू ही देना ना भाई। क्यों? अकाउंट्स बनाने वाली पार्टी कौन? ये। ऑडिट करने वाली पार्टी कौन? लिहाजा अकाउंट्स बनाने वाली पार्टी कोई और है और ऑडिट करने वाली पार्टी कोई और है। आप मैनेजमेंट है और हम ऑडिटर हैं। आप यहां नहीं आएंगे और हम वहां नहीं आएंगे। बात समझ आ रही है मेरे दोस्तों? आगे चले शाबाश जी। An external auditor conducts an audit of financial statements prepared by the management of फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अप्रूव बाय इट्स बोर्ड ऑफ बीओडी का एक और नाम बताओ? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। जब एक सब्जेक्ट शुरू होता है तो शुरू की 5 क्लास में ना एक चेहरे पर एक स्पार्क होता है बच्चों के, यार नया सब्जेक्ट है। हमें होता था। आज के बच्चों में स्पार्क नहीं, क्योंकि बिजली नहीं आ रही ना, आप लोग सीएनजी पे आ गए हैं। तो थोड़ा सा चेहरे पे स्पार्क लाएं, फ्रेश होना चाहिए आपको। आप दुनिया का सबसे कीमती सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मुझसे, ये पढ़ के ना दुनिया खुल जाएगी आपके लिए। जहां ट्रेवल करेंगे ये सामने आ जाएगा। और अगर किसी मुल्क के लोकल स्टैंडर्ड भी होंगे तो वो 5-10% ही डिफरेंट होंगे, बाकी यही है। तो चेहरों पे ना एक एनर्जी लाएंगे, यार आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं, ये दुनिया का टॉप नॉच सब्जेक्ट है। तो चेहरों पे स्पार्क लाएं जी, शाबाश। और जो बच्चे एलएमएस पर हैं, बेटा आप भी जाके यहाँ कहाँ देख रहे हैं, शाबाश जी। आगे चलें। an external auditor can never express an हाँ, कैन नेवर एवर एवर नेवर क्या एक्सप्रेस an absolute level of assurance in an audit engagement. क्यों? Because there are inherent limitations of an audit. Because there are inherent limitations of an audit. कुछ लिमिटेशंस हैं। 2 घंटे लगातार जिम में काम नहीं कर सकते आप। आपको प्री वर्कआउट चाहिए, आपको ब्रेक चाहिए। आप लगा लें 20 का एक सेट मार दें, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, अगर आप एक रैप मार रहे हैं 20 का, उसके बाद आप बोले नहीं मैं तो इकट्ठे तीनों कर लूंगा, 20-20-20, पागल होंगे आप। कमर टेढ़ी होगी आपकी, कुछ ना कुछ हिलेगा अंदर से। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बॉडी की इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। जो नॉर्मल इंडियन मूवीज होती है जमाने में, बहुत अरसा नहीं देखी, कितने घंटे की होती थी जमाने में? 3 घंटे की, 3.5 बैठा हुआ चैंपियन। लेटेस्ट अगर किसी ने देखी तो कितनी देर की मूवी होती है? सोचो मूवी 12-13 घंटे की हो, बंदा पागल ही हो जाए हैं। मतलब आप बोलोगे यार बस हो गई, हीरो चलो, हीरो लोग निकलो भाई, बहुत हो गया, कितना लंबा कर रहा है सीन को बिला वजह। सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। पेपर सोचे आपका पेपर 6 घंटे का हो, जान निकल जाएगी आपकी। सीएफए का होता है लंबा पेपर, लिमिटेशंस है। आप थ्योरी याद कर रहे हैं सर, 3 घंटे बाद ना मेरी तो बस हो जाती है। आई नीड नेस्कैफे सर, ओ माय गॉड इंग्लिश सर, आई नीड अ किटकैट डार्क चॉकलेट। ठीक है, हर बंदे की अपनी लिमिटेशन है। मैं प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं कर सकता था। मुझे मेरी थ्योरी बहुत स्ट्रांग थी, तभी मॉडल का टीचर हूं। मेरी थ्योरी बहुत ही जालिम थी। थ्योरी के पेपर मेरे रुकते कभी नहीं थे, क्योंकि मुझे थ्योरी पसंद थी। सारे फॉर्मेट मैंने करते थ्योरी के पेपर, क्योंकि थ्योरी ना मैं सुबह अगर पढ़ने बैठा हूं तो मैं शाम तक पढ़ सकता था स्टेज के अंदर। लेकिन मेरी भी लिमिटेशन थी, मुझे हर 1.5-2 घंटे बाद एक ब्रेक चाहिए होता था। ये जो आपको हर 2 घंटे बाद एक ब्रेक चाहिए, सर क्यों? यार बस थ्योरी ना, फिर आई फील लाइक वॉमिटिंग, इट्स टू मच। ये क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या हर बंदे की अपनी कोई लिमिटेशन है? ऐसा है ना, हर बंदे की अपनी कोई लिमिटेशन। इसी तरह हमारे प्रोफेशन की भी क्या है? आवाज नहीं आ रही। इसी तरह हमारे प्रोफेशन की भी क्या है? कहो इनहेरेंट लिमिटेशंस। ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस। आखिरी पॉइंट दोबारा पढ़ो, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इनहेरेंट। व्हाट इज इनहेरेंट? बिल्ट इन। व्हाट इज इनहेरेंट? बिल्ट इन। पढ़ो। An external auditor can never express an absolute level of assurance in an audit engagement because there are inherent limitations of an audit. Example? The use of the testing audit is done on a sampling basis. That is, we don't check every single item in the financial statement. ISA 530. ठीक है, बात करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेके आगे बढ़ता हूं। हम 100% टेस्टिंग नहीं कर रहे। ये बात पिछली क्लास में हुई थी, लेक्चर नंबर 3 में। हम ऑडिट करने जा रहे हैं 12 महीने के बाद, याद आ रहा है? तो जब कंपनी काम 12 महीने में कर रही है और मैं और आप ऑडिट कर रहे हैं 1.5-2 महीने में, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है कि हम 100% टेस्टिंग कर लेंगे? इसका मतलब है हम सैंपल बेस पे काम कर रहे हैं। तो जरा जुमला दोहराएं। वी कंडक्ट
an audit on sample basis. That is, we do not check every single item, or we do not perform 100% testing, because it is not practically possible for the auditor to conduct 100% examination. थोड़ा प्रेशर दे रहा हूं आपको ऊपर जरा. इसका मतलब है जब हम सैंपल बेस पे काम करते हैं, एक तरह से ये क्या है, कोई जवाब दे मुझे. ये जो हम सैंपल बेस पे काम कर रहे हैं, ये ऑडिट का क्या है? इनहेरेंट. जवाब आना चाहिए. दोबारा पढ़े आखिरी पॉइंट. थोड़ा लिंक करें चीजों को. शाबाश. ये थ्योरी का पेपर है, हो सकता है इस पॉइंट का ताल्लुक पिछले पॉइंट से हो, तो जागते रहे जी. आखिरी पॉइंट दोबारा पढ़े, विल मूव फॉरवर्ड. ऊपर से दोबारा पढ़ा. एक्सेलरेटर कैन नेवर, an external auditor can never express an absolute level of assurance in an audit engagement, because there are inherent limitations of an audit. For example, the use of the testing technique. Audit is done on the sampling basis. That is, we do not check. Audit is done on sample basis. जी, that is, we do not check every single item in the account. सर ये सैम्पलिंग कहाँ कवर होगा? सैम्पलिंग विल बी कवर्ड इन ISA 530. ठीक है जी. हजरत मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इस पूरे पेज को एक बार दोबारा देख लें. शाबाश, फटाफट जल्दी से जी आगे चलें. जी हजरत आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट पेज में. शाबाश. तो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास ना देखें, अब यहां से ना कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं. ठीक है. अब आप यूं समझेंगे चौथे लेक्चर से ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम अब ऑडिट में डुबकी मार रहे होंगे. ठीक है. तो ना यू हैव टू बी मोर अलर्ट, और कोशिश करें कि आप मुझे अपना इनपुट दें. ये डिफरेंट पेपर है. प्रैक्टिकल पेपर में टीचर आ रहा है, सॉल्व कर रहा है, वैग निकाल रहा है, केई निकाल रहा है, केडी निकाल रहा है, पीएल बना रहा है. सर ये काम यहाँ नहीं होगा. आपने छापा, लॉजिक पकड़ी, घर चले गए. सर यहाँ आपने पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ना आपको वहां थ्योरी लिखनी है. तो आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितना एंजॉय करेंगे, उतना मजा आएगा आपको. ठीक है जी. हेडिंग हमारे पास है इनहेरेंट. खवातीन आवाज नहीं आ रही. क्या लिखा हुआ हेडिंग? इनहेरेंट. जिस तरह मैंने कुछ देर पहले बताया कि हमारी लाइफ में वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस. मैं थ्योरी नहीं पढ़ सकता बहुत, आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, आप दिन में नहीं पढ़ सकते. कुछ लोग कह रहे जी हम तो थ्योरी रात में ही पढ़ सकते हैं, मैं तो शाम में नहीं पढ़ सकती, मैं तो सुबह नहीं पढ़ सकती, जो अगर मुझे हल्की सी भी नॉइज है तो मैं नहीं पढ़ सकती. अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होता है. अब अक्सर बच्चे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते. क्यों? अब लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे विस्परिंग कर रहे हैं, अब क्यों देख रहे हैं, अब यहाँ देख रहे डिस्ट्रैक्ट हो गया. एक बच्चा और एक खातून मेरे पास है. सर वो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते. क्या हुआ? वो लड़की कह रही सर मैं लाइब्रेरी में बैठी, मेरे आगे से एक चूंटी गुजरी है, मैं चूंटी को देख रही हूँ. मैंने कहा इसमें चूंटी का क्या कसूर है? कि सर बस मैं उसको देखती रहूंगी. अब मैंने कहा हैं आप मेंटली ठीक हैं? कहते बस मैं सर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. इसका मतलब है यार कुछ बच्चे इतने उस जोन में चले जाते हैं कि उनको बिल्कुल ना खामोशी चाहिए. भाई फिर ऐसी सूरत में ना आप फिर घर में ही पढ़ेंगे, कमरा बंद करके ड्राइंग रूम बिल्कुल ना आगे डब्बा बना लें, कोई आप सिर्फ डब्बा देख रहे हैं. अक्सर आपने देखा होगा ना लाइब्रेरी में आगे बॉक्स लगा हुआ होता है. कुछ लाइब्रेरीज में आगे कोई बक्सा लगा हुआ नहीं है. अब आप यूं भी देख रहे हैं, खुजा भी रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, और आप पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं वो वहां जानबूझ के वो आगे बैठते हैं जहां बक्सा लगा हुआ है. अब आगे भी आप देखें तो बक्सा दिख रहा है, एक वॉल है लकड़ी की, ना लेफ्ट ना राइट. अब आपका पूरा फोकस है. क्यों? आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ये क्या है? ये आपकी पर्सनल क्या है? लिमिटेशन है. उसी तरह मेरे बच्चों हमारे ऑडिट के प्रोफेशन में भी क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन. ठीक है. मैं बोर्ड पर 3 लिमिटेशन लिखता हूं. ठीक है. मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं 3 लिमिटेशन. आपने फॉलो करना है इसको. फिर ये इनफॉर्मल लेक्चर दे रहा हूं मैं ताकि आप समझ जाएं. फिर हम कागज पे आएंगे एंड विल कंप्लीट द टॉपिक. इनहेरेंट लिमिटेशन. अगले 10 मिनट हम पढ़ने जा रहे हैं इनहेरेंट. पहला लिमिटेशन, हम ऑडिट किस बेस पे करते हैं? सैंपल बेस पे करते हैं. मेरा एक सिंपल सा जवाब है, बल्कि पहले आपसे सवाल है, अगर आप ऑडिट 100% कर ही नहीं रहे, अगर आप 12 महीने की पीएल और बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर ही नहीं रहे, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं सर जी आप ऑडिट में आप एब्सोल्यूट लेवल एश्योरेंस दे सकते हैं? जवाब दे. अगर आपने, आपके जवाब देने में आपको कबाहट आ रही थोड़ी सी, आंखों को मैं कह तो रहे, मुंह से नहीं बोल रहे. मैं आपसे कह रहा हूं जब आपने 100% टेस्टिंग की नहीं है, जब आपने 12 महीने पूरे वेरीफाई, सर आप बात करें, तो क्या हम एब्सोल्यूट लेवल एश्योरेंस दे सकते हैं? जब हमने काम ही सैंपल बेस पे किया है, इसका मतलब है हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस. इसका मतलब है कि सैंपल बेस पे ऑडिट करना इज व्हाट? इट्स एन इनहेरेंट लिमिटेशन. ठीक है जी. नंबर 2,
ये P&L है, सुनिएगा जरा, और ये बैलेंस शीट है। ओह पिंपल्स नहीं बेटा, ये जगह जगह प्रोविजंस बने हुए हैं। आहा, प्रोविजन फॉर लॉ सूट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। ये प्रोविजन कैसे बनता है? ये प्रोविजन की क्या कोई इनवॉइस है? क्या प्रोविजन में लायबिलिटी की टाइमिंग और अमाउंट कंफर्म है? नहीं। ओ भाई कंफर्म होती तो फिर प्रोविजन थोड़ी ना होता, फिर तो लायबिलिटी होती। अब मैं कहां चला गया? आएगी 37 में चला गया हूं मैं। सिंपल मिसाल देता हूं मैं, सिंपल मिसाल। आप ऑडिट कर रहे हैं साकिब भाई की कंपनी का, साकिब भाई को इसने एसी परचेस किए हैं। जब तुमने एसी परचेस किए, तुमने इनसे परचेस किए, तुमने इनको कोटेशन दी, फिर तुमने इसको परचेज ऑर्डर दिया, तुमने इसको सेल ऑर्डर दिया, तुमने अपनी दुकान से 6 एसीज के दफ्तर पहुंचवाए, फिर तुमने इसको इनवॉइस दी, फिर तुमने चेक बना के पेमेंट दी। क्या तुम ये तमाम कागज वेरीफाई कर सकते हो? तेज तेज चले जरा। क्या तुम ये तमाम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो? कहो यस। शायद मैंने बहुत मुश्किल एग्जांपल दे दी है। दोबारा, इसने एसी परचेस किए हैं, इसके पास बिल होगा? जवाब हाँ या ना में देंगे आप। अगर आप इस वक्त मेरे साथ नहीं है तो मामला बड़ा खतरनाक है, नाजुक सूरत हाल है। अगर आप कहीं और है, मुझे देख तो रहे लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है दोपहर में खाने में क्या बनेगा घर के अंदर, तो काइंडली डिस्ट्रैक्ट ना हो भाई, ठीक है? आपने इनका ऑडिट किया, इन्होंने एसी परचेस किए हजरत, क्या इनके पास इनवॉइस होगी? हाँ या ना? क्या तुम्हारे पास बिल होगा? क्या तुम्हारे पास परचेज ऑर्डर होगा? क्या तुम्हारे पास उसकी तरफ से कोई ईमेल और शीमेल आई होगी? क्या कोई गेट पास होगा? क्या ये डॉक्यूमेंट्स बने होंगे? ठीक है जी। क्या आप ये डॉक्यूमेंट्स देके एसी की परचेज को वेरीफाई कर सकते हो? मेरा सवाल है मासूमाना, मैं हुई मासूम? क्या ये एविडेंस जो आप वेरीफाई कर रहे हैं, क्या ये कंक्लूसिव है या परसुएसिव है? कंक्लूसिव है। थोड़ा सोचे ना यार, थोड़ा दिमाग पे जोर तो डालें। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास सामने बिल मौजूद है, तो ये एविडेंस जो आपको ये बता रहा है कि मैंने एसी परचेज किए, ये कंक्लूसिव है परसुएसिव है? कंक्लूसिव है ना यार। एग्जांपल नंबर 2, इस पर एक केस चल रहा है, ठीक है? लॉयर ये कह रहे हैं कि चूंकि यूं हुआ तो वूं हुआ तो टू हुआ तो पू हुआ, तो हमारे मुताबिक ये लॉयर बैठा हुआ है जैकेट में ब्लैक रंग की, ठीक है? ये कह रहा है हमारे मुताबिक आपको 10 लाख रुपए की जब्त पड़ेगी। ये कह रहा नहीं, आपकी शक्ल ही ठीक नहीं है। ये चला कि इनके पास वो एक और लॉयर थे, वो तुम थे, लॉयर सीट पे यूं बैठे हुए थे। इसने कहा भाई जवाब तो दें कि क्या मसला है। अब ये अपनी लेके आ गया। देखें जी, एक्चुअली मेरी नॉलेज में ये आ रहा है कि आपने चूंकि यूं किया तो वूं किया तो पू किया तो टू किया, मेरे मुताबिक 20 लाख रुपए। ये कुछ और कह रहे हैं, इसके अपने दिमाग में आ रहा है नहीं यार, ना 10 ना 20, मुझे लग रहा है मैं 8 लाख रुपए दूंगा। ये जो एविडेंस, अच्छा अब ये इसको आप ऑडिट कर रहे हैं इनका, क्या इसके पास कोई प्रोविजन की रसीद है? नहीं। अब ये कह रहा है सर मेरा दिल कह रहा है 8 लाख, वो कह रहा है 10 लाख, वो कह रहा है 20 लाख। क्योंकि भाई ये कंपनी में एक केस चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर तो हाई कोर्ट का नोटिस आ गया और अगर तुझ पे लग गई पेनल्टी, अगर तो पेनल्टी लग गई और कोर्ट का नोटिस आ गया कि अब तूने इतने पैसे देने, फिर एविडेंस क्या हो जाएगा? फिर कंक्लूसिव होगा। उस वक्त तक क्या है? परसुएसिव। तुम ऑडिट कर रहे हो, मैं और तुम ऑडिट कर रहे हैं, इसने बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ लेट्स से 9.5 लाख रुपए। हजरत आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको मजा आएगा। तुमने बुक्स में रिकॉर्ड कितना किया हुआ है? पूरी क्लास 9.5। अब जब हम और आप ऑडिट करेंगे तो क्या हमें ये 9.5 लाख की इनवॉइस देगा या हमें कहानी सुनाएगा? कहानी सुनाएगा, क्योंकि 9.5 लाख की कोई इनवॉइस नहीं है। अब एविडेंस कंक्लूसिव है कि परसुएसिव है? इतना डर के क्यों बोल रहे हो? मैं थोड़ी आपको मार रहा हूं खवातीन। अब जो एविडेंस है वो क्या है? वो परसुएसिव है ना यार, बिकॉज वी डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट फॉर दैट। इसका अलग एस्टीमेट है, इसका अलग एस्टीमेट है, तुम्हारा अलग एस्टीमेट है, हमारा अलग एस्टीमेट है। इसका मतलब है हम किस पर एविडेंस किस पर बेस कर रहे हैं? एस्टीमेट्स। इसका मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर कि आपको वो नंबर ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसका मतलब है इस केस के अंदर एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है, यहां एविडेंस क्या है? परसुएसिव। तो प्रोविजंस, P&L बैलेंस शीट में प्रोविजंस का होना इज व्हाट? आवाज नहीं आ रही। प्रोविजंस का होना इज व्हाट? अच्छा, इनहेरिट लिमिटेशन की वजह से हो क्या रहा है? इनहेरिट लिमिटेशन की वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते, लिहाजा हम कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल।
तो अगले 5 मिनटों में और पिछले 5 मिनटों में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऑडिटर इन चीजों की वजह से जो मैं यहां लिख रहा हूं वो कभी भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर शेयर होल्डर को इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर, उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ऑडिट कर लिया और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि अगले 12 महीने या अगले 5 साल तक कंपनी में कोई मसला नहीं होगा। अबे भाई, हम गारंटी दे ही नहीं सकते। जब तूने पिछले 12 महीने के ऑडिट में तूने 100% टेस्टिंग की नहीं है, तुमने तो काम ही किस पे किया है? एंड बिकॉज ऑफ तुमने तो पिछले 12 महीने पर जो ऑडिट किया है। एक बात और नोट कर ले जरा सर, आप ऑडिट कर रहे हैं 2020 का, जिसका ऑडिट आपने शुरू किया कब? आप मेरे साथ हैं? अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, तो मैं वहां हैंड ब्रेक खींच लूंगा अपना, लेकिन इससे ज्यादा बेसिक से मैं जा नहीं सकता। ये मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे खड़ा हूं सब ऑडिट के। सर आप ऑडिट कर रहे हैं फॉर विच ईयर? December 31? आवाज ही नहीं आ रही। जिसका ऑडिट शुरू कब कर रहे हैं आप? तो आप ऑडिट अगले 12 महीने का कर रहे हैं या पिछले 12 महीने का कर रहे हैं? ये वो ट्रांजैक्शन है जो होने वाली है, हो चुकी है। वेरी गुड, आप जवाब दिए ना आपने। इसका मतलब है जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो सेल परचेस, एसिड आप परचेस, लोन आप, हाँ आप समझ आए ना। अब आप मेरे साथ हैं। इसका मतलब है कि हम ऑडिट कर रहे हैं ऑन प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, नहीं प्रोस्पेक्टिव तो आने वाला है। हम ऑडिट कर रहे हैं ऑन HFI, हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव तो आने वाली है। इसका मतलब है जब तुम और मैं यहां ऑडिट कर रहे होंगे तो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन चुकी है, माजी का हिस्सा। भाई जब तू पिछले 12 महीने पर कौन सा एश्योरेंस दे रहा है, इसका मतलब है फ्यूचर की तो कोई गारंटी हम नहीं ले सकते। समझ आ रहा है? दुनिया के तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स आप ले लें, किसी भी कंट्री को उठा लें आप, कहीं भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं है। हमारी ऑडिट की डिक्शनरी में एब्सोल्यूट का वर्ड है ही नहीं। कौन सा वर्ड है? क्यों? बिकॉज देयर आर, जिनमें से एक क्या है? सेकंड नंबर पे क्या है? आप कुछ समझ, आप ट्रैक पे आए सही समझ। 4-5 क्लासें लगती हैं थोड़ा सा चीजों को ग्रिप में लाने में। थर्ड इज रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्या? व्हाट इज फ्रॉड? व्हाट इज फ्रॉड? रिपीट करें पूरी तरह। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। फ्रॉड किया जाता है, एरर हो जाता है। ताकि भाई फ्रॉड किया जाता है और एरर हो जाता है। फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है। इसका मतलब है जो चीज जानबूझ के की जाएगी वो छुपाई जाएगी, और एरर के पीछे छुपाने की इंटेंशन नहीं है। ठीक है जी। क्लास में कितने एसी लगे हुए? चेक करो, गिनो जरा। 4। पूछो कहां से लिए? चोरी गए। टाइट चोरी गए। लाला पूछो बोतल कहां से आई है? बच्चे के बैग से निकाल ली मैंने। अब ऑडिट कर रहा है साकिब, मेरी कंपनी का, केएनएस का। साकिब कह रहा है सर ये एसी का जरा बिल तो दिखाया, हमें एसी वेरीफाई करना है। और मेरे पास उसका बिल भी है दुकान का, इलेक्ट्रॉनिक सिटी सदर कराची, बिल भी है, पीओ भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, चेक भी दिया हुआ है। जब मैंने तुझे सब कुछ दिखा दिया, अब तुझे तसल्ली हो गई। इसका मतलब है, रिपीट करो स्लोली, अनलेस यू हैव रीजन टू बिलीव अदरवाइज, आप हर बात को मेरी सच ही मानेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा मिला हुआ है, कंपनी का CFO भी मिला हुआ है। 2 नंबर GL, 2 नंबर ट्रायल, 2 नंबर अकाउंट, है सब 2 नंबर है। पकड़ ले फ्रॉड, जो उखाड़ना उखाड़ ले, शाबाश जाओ। मैं भी देखूं तुझमें दम कितना है, बड़ा इसीलिए कर रहा है तू। अबे भाई जब सारे डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर्ड हैं, तुझे दिखाए भी 4 है, कागज पे भी 4 है, पकड़ ले। अनलेस यू हैव रीजन टू बिलीव अदरवाइज। इसका मतलब है जब हम ऑडिट करने गए, अच्छा अगर आपके पास कोई एग्जांपल है, आप माशाल्लाह कितना टाइम हो गया आपको फॉर्म में? 18 months हो गए। तो आप माशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल होंगे, ठीक है। तो आपने ज्यादा मुझे पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ। मैं इस क्लास में तना हूं, आप बस मेरे साथ हैं। ये कोरे हैं, ये भी अंडे से निकले चूचू कर रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत अरसे से अब आप माशाल्लाह अजान देने लगे, ठीक है। टाइम हो गया ना आपको अंडे से निकले हुए, ठीक है। फ्रॉड, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑडिट करने गए तो ये रिस्क है कि जो हम अकाउंट्स वहां देख रहे हैं, जो सपोर्टिंग कागज आप दिखा रहे हैं, जो बातें आप हमें बता रहे हैं, फंसे पड़ता फ्रॉड है।
क्या ये रिस्क मौजूद है? अब हो सकता है मेरे सैंपल में वो चीज आए और हो सकता है मेरे सैंपल में ना आए। अब जो मैंने सैंपल ड्रॉ किया उसमें फ्रॉड था नहीं, जो सैंपल मैंने ड्रॉ नहीं किया उसमें फ्रॉड था, और मुझे जो मैंने प्रोसीजर्स किए मुझे कोई हिंट नहीं मिली। इसका मतलब है इन दिस केस, ये बहुत ही सिंपल बता रहा हूं मैं, आगे जाकर पढ़ेंगे आप ट्रिपल ए के अंदर कि एक ऑडिटर फ्रॉड के लिए जिम्मेदार कब होगा, तो जब वहां जाएंगे तो पढ़ेंगे। अभी तो बहुत ही बेसिक बात करो, लेक्चर 4 में भी आप एफिड के, तो मुश्किल बात मैं नहीं कर सकता। अगर ऑडिटर कह रहा है कोई फ्रॉड नहीं है और आपने जो प्रोसीजर किए, जो आपने एफर्ट कर सकते थे वो आपने कर ली, अब आपने अकाउंट्स में जब आपने रिपोर्ट साइन की तो आपने लिखा अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन क्या आपके ट्रू एंड फेयर व्यू देने से 12 महीने में अगर तो कहीं फ्रॉड था तो क्या वो रिस्क खत्म हो गया? वो अपनी जगह है। इसका मतलब है फ्रॉड का होना भी इज एन इनहेरेंट, इसीलिए हम शेयर होल्डर को एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस अपने आप को सिर्फ अगले 2 मिनट ये कन्विंस करेंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रिपीट, चूंकि अब ये मैं बच्चों की तरह बोलवा रहा हूं, चूंकि हम ऑडिट सैंपल बेस पर करते हैं, लिहाजा हम कभी भी शेयर होल्डर को एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस अकाउंट्स के ऊपर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते, बिकॉज पीएनएल में, बैलेंस शीट में मल्टीपल किस्म के प्रोविजंस हैं, लिहाजा हम इन प्रोविजंस को वेरीफाई कर ले तब भी वो प्रोविजन ही रहेगा, और जो एविडेंस हमें मिलेगा वो कंक्लूसिव नहीं होगा, वो परसुएसिव होगा। लिहाजा इन प्रोविजंस की वजह से ये प्रोविजंस का होना इज एन, लिहाजा हम कभी भी शेयर होल्डर को एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते, चूंकि रिस्क ऑफ फ्रॉड मौजूद है। हो सकता है पसे पर्दा मैनेजमेंट पूरी इन्वॉल्व हो और हमें ऐसी कोई हिंट ना मिले, हमें ऐसा कोई इंडिकेटर ना मिले, लिहाजा रिस्क ऑफ फ्रॉड का होना भी इनहेरेंट, इसीलिए हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट के अंदर किसी भी किस्म की गारंटी, 100% एश्योरेंस या एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते। हजरात ये हमने कवर किया इनहेरेंट लिमिटेशन कॉन्सेप्चुअली। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जो कुछ मैंने अभी समझाया उसको अपने लफ्जों में नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरात, मैंने कवर कराया बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन, जहां मैंने 3 बातें की हैं कि सैंपल बेस पे काम कर रहे हैं, लिमिटेशन है, प्रोविजंस हैं, ये लिमिटेशन है, रिस्क ऑफ फ्रॉड है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते। जी हैंडआउट का पेज नंबर 4 हमारे पास आ रहा है एक्सपेक्टेड सवाल। लिखिए जरा पहला सवाल जो एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। Explain the concept of inherent limitation of an audit. Explain the concept of inherent limitation of an audit. ये पहला सवाल हो गया। इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका लिखें, थोड़ा तेज से चलेंगे। Audit evidence is persuasive rather than conclusive. Please discuss. Audit evidence is persuasive rather than conclusive. Audit evidence is persuasive rather than conclusive. Kindly discuss या please discuss. Audit evidence is persuasive rather than conclusive. Kindly discuss. Third, इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका देखें, थ्योरी के एग्जाम है, एक सवाल को, एक चीज को पूछने के कई तरीके हैं भाई, हमें हर तरीके से तैयारी पकड़नी है। थर्ड, एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। External auditor cannot express an absolute level of assurance. External auditor cannot express an absolute level of assurance. Full stop. Kindly elaborate. External auditor cannot express an absolute level of assurance. Kindly elaborate. जी 3 सवाल हो गए, अब आगे चले शाबाश। अब हम आते हैं इसके कंटेंट के ऊपर। जी स्टार्ट। Absolute level of assurance can never be expressed in an external audit because of inherent limitations of an audit. दोबारा पढ़ें, बड़ा क्लियर पढ़ें, दोबारा पढ़ें। Absolute level of assurance can never be expressed in an external audit
because of inherent limitations of an audit that that affect the auditor's ability to detect material misstatements in the financial statement. अच्छा रुक जाओ, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कहो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कहो एमएम। 3 एग्जांपल्स है, कहो 3 एग्जांपल्स है। अब रिपीट करो, फिर डॉक्यूमेंट कर लेंगे इसको। अकाउंटिंग पॉलिसी का मसला, ट्रीटमेंट का मसला, डिस्क्लोजर का मसला। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये 3 चीजें हैं, या हर गलती को 3 में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मसला, या तो ट्रीटमेंट का मसला, या उसके डिस्क्लोजर का मसला, तो वो कहलाएगा मिसस्टेटमेंट। क्या कहलाएगा वो? और चूंकि हम ऑडिट करते ही सैंपल बेस के ऊपर है, लिहाजा वी ओनली फोकस ऑन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, रिपीट करें, कहो एमएम, 3 चीजें, 3 एग्जांपल्स, पॉलिसी का मसला, ट्रीटमेंट का मसला, डिस्क्लोजर का मसला। क्लाइंट ने प्रोविजन बजाय लाख के 1.5 लाख का रिकॉर्ड कर दिया, ट्रीटमेंट का मसला। एडजस्टिंग इवेंट था, एडजस्ट नहीं किया, ट्रीटमेंट का मसला। नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, डिस्क्लोजर देना था, नहीं दिया, किसका मसला? अच्छा, अब इसके पसे पर्दा 2 रास्ते हैं, या तो बिकॉज ऑफ फ्रॉड, वेरी गुड, या बिकॉज ऑफ, इसका मतलब है एमएम में याद करने की कितनी चीजें हो गई? 5, कहो 5। 3 एग्जांपल्स, 2 रास्ते, फ्रॉड का रास्ता, एरर का रास्ता। एमएम विल आइदर बी, खवातीन पार्टिसिपेट नहीं करी, एमएम जिसमें 3 बातें हैं, विल आइदर बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। जब आप जुमले रिपीट करेंगे तो दिमाग में जाके लफ्ज बैठेंगे, फिर एग्जाम में लिख सकेंगे ना भाई आप, ठीक है जी? तो आप ही का बेनिफिट है। दोबारा पढ़े सर, फटाफट, शाबाश। Absolute level of assurance can never be expressed in an external audit because of inherent limitations of an audit ठीक है, that affect the auditor's ability to detect material misstatements in the financial statement. आगे चलो। It can also be said that the auditors can never certify कैन नेवर सर्टिफाई, क्या? certify that the accounts are correct. They can only express a reasonable assurance on the financial statements of the company. ठीक है, आगे चलो। Reasonable assurance is a concept that there is no material misstatements in the financial statement taken as a whole. Reasonable assurance is a concept that there are no material misstatement in the financial statement taken as a whole। ठीक है जी। अच्छा, जरा नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो, क्या आ रहा है हमारे पास? What is reasonable assurance? इस जुमले को मैं स्किप करके आगे बढ़ाऊं जरा फटाफट, ठीक है जी? जी, अब अगला पेज ना बड़ा अहम है, उस पे लिखें वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश, फटाफट। नेक्स्ट पेज, हजरात जो बच्चे एलएमएस पे देख रहे हैं, मैं हैंडआउट के पेज नंबर 5 पे हूं बेटा जी। स्टार्ट। These inherent limitations of an audit are as follows. External auditors conduct examination on a test basis. टेस्ट बेसिस, that is they work on a sample basis सैंपल बेसिस। and do not check everything in the financial statement. पहला कवर हो गया भाई। नेक्स्ट, The fact that most of the audit evidence is a persuasive rather than conclusive. दोबारा। The fact that most of the audit evidence is persuasive rather than conclusive. ठीक है, ब्रैकेट में पढ़ो। Audit evidence sometimes indicates what is probable, that is, it's not certain. हर चीज जो हम दौरान ऑडिट वेरीफाई करेंगे वो सर्टेन नहीं होगी। मार्केट वैल्यू का एस्टिमेट हो सकता है 100 रुपए, हो सकता है 105 रुपए हो। कुछ चीजें आप कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, कुछ चीजें आप फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हैं, कुछ चीजें आप दिखा रहे हैं कॉस्ट और एनआरई विजय लोअर पे दिखा रहे हैं। अगर हम गौर से कभी देखें बैलेंस शीट को तो वो 100% एक्यूरेट नहीं है, कुछ जगहों पर एस्टिमेट है। आपने 400 किस्म के बनाए हुए प्रोविजन, इसका मतलब है अगर हम पीएनएल बैलेंस शीट को अगर 100% भी वेरीफाई कर लें, अगर मैं ये मिथ तोड़ दूं, नहीं नहीं भाई मैं तो 100% करूंगी, कर लो वेरीफाई। प्रोविजन तो तब भी एस्टिमेट पर ही बेस कर रहा है ना, इसका मतलब है उसका एविडेंस तो हमेशा परसुएसिव ही होगा। पिक कर रहे हो? डाइजेस्ट पूरी बात, डाइजेस्ट क्या करा रहा हूं मैं, क्या मैं तुम्हें लॉक करवा रहा हूं कि हम कभी भी खवातीन हजरात, मैं तुम्हें क्या साबित करना चाह रहा हूं? वी कैन ओनली एक्सप्रेस व्हाट, बिकॉज देयर आर, आगे चले, शाबाश। Because most of the time evidence is based on estimate and judgment and intentional. बिल्कुल सही। That is, the external auditors evaluate the reasonableness. या एस लगा ले, इवैल्यूएट्स, इसको कर दे इवैल्यूएट्स,
जी, evaluates the reasonableness of estimates made by the management. एग्जाम्पल, For example, provision for doubtful debts, provision for obsolete stock, provision for court case या lawsuit, provision for warranty. ठीक है, 2 पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस ऑफ फ्रॉड एंड इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या कहा? इंटेंशनल। क्लाइंट आपको जानबूझ के गुमराह कर रहा है और आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है कि आप कुछ और यकीन करें। इसका मतलब है जो क्लाइंट बता रहा है और अगर मेरे पास उसके अल्ट्रा वायर्स नहीं है तो फिर जो आप कह रहे हैं फिर मुझे सच मानना पड़ेगा। ये रिस्क मौजूद है, तभी तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। प्रैक्टिस ऑफ फ्रॉड एंड इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट इज आल्सो एन इनहेरेंट लिमिटेशन फॉर द ऑडिट टू बी फर्दर डिस्कस इन आइजर 240। ये 3 बातें कवर की, कुछ और लिमिटेशंस भी पढ़ो। There are inherent limitations of an accountant and internal control system operating at the client. जी, there are inherent limitations of an accounting and internal control system operating at the client. सर यहां जो वर्ड आपने नोट करना है, अंडरलाइन करना है, वो है अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो वर्ड इसके अंदर दो, अगर आप देखें, 2 चीजें, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल, दोनों पर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात होगी। फिलहाल अगर मैं आसान कर दूं इसको, बहुत ही आसान कर दूंगा, आप ऑडिट करने के 12 महीने बाद, जब 12 महीने की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी, कभी कभी हाथ का इशारा भी पिक कर लिया करो, जब ऑडिट करने गए तो 12 महीने की ट्रांजैक्शन हो चुकी, ऐसा ही ना, ठीक है। तो क्या 12 महीनों में कोई गलती नहीं हुई होगी? क्या 12 महीनों में कोई ह्यूमन एरर नहीं हुआ होगा? क्या 12 महीनों में कोई मैनेजमेंट ने अपने बनाए हुए एसओपीज को वॉयलेट नहीं किया होगा? हुआ होगा। इसका मतलब है 12 महीने 365 दिन क्या ये चीजें वहां मौजूद होंगी? Yes, sir. तो वो चीजें जो हुई वो किसका पार्ट बन गई होंगी? फाइनेंशियल, जिसका हम जब ऑडिट करने गए तो वो चीजें अकाउंट्स में मौजूद थी और हम ऑडिट कर रहे हैं ऑन सैंपल बेसिस। इसका मतलब है कुछ हमारे प्रोफेशन की लिमिटेशंस हैं, कुछ हमारे, जवाब दें, कुछ चीजें हमारे प्रोफेशन का पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है, और कुछ वहां पर ऑपरेट होने वाले अकाउंटिंग सिस्टम के अपने मसाइल होंगे। ये दोनों मिला के क्या बन गई? ये दोनों मिला के क्या बन गई? अब पढ़ो दोबारा, शाबाश। एक मिनट सर, सही पढ़ना है, बहुत ख्याल रखना आपने, बहुत ही एहतियात से पढ़े, सुकून से पढ़े। दोबारा जी, 5 सेकंड पीछे लेंगे। 1 2 3 जी, पढ़े। There are inherent limitations of an accounting and internal control system operating at the client. एग्जांपल्स आर Management or override of internal. मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, पूरी क्लास, मैनेजमेंट ओवरराइड, मैनेजमेंट ओवरराइड। मैनेजमेंट ने अपने बनाए हुए एसओपीज को वॉयलेट कर दिया, मैनेजमेंट ने अपने बनाए हुए रूल्स को बाईपास कर दिया, इसको कहते हैं ओवरराइड करना। कल से ये होगा, आप खुद फॉलो नहीं कर रहे। हर परचेज पर पीओ बनेगा, जब माल फैक्ट्री में आएगा उसकी जीआरएन बनेगी, जब कस्टमर को माल डिस्पैच करोगे तो तुम डिलीवरी नोट पे साइन करवाओगे, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है वो माल डिलीवर करो, फिर बाद में देख लेंगे। इसका मतलब है आप अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद ही क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, लॉन्ग जंप मार के ऊपर जा रहे हैं आप। नंबर 2, Human error, that is typing mistake. ठीक है, पॉसिबल है भाई। नंबर 3, Cost benefit trade-off, that is where it's not cost feasible to implement control। दुकानदार को पता है कि उसके गल्ले में से रोजाना 50 रुपए की चोरी हो रही है। दुकानदार जिसका नाम था असलम, उसके पास एक लड़का काम करता था शरफू। शरफू नोटी था। शरफू का मसला यह था कि वह आगे रखी हुई च्युइंगम और चॉकलेट छुप छुप के खाता था, मालिक को पता था, और एंड में गले में से 50 रुपए ये मार के चला जाता था। कह रहा था इजी लोड कराना है अपना भी और उसका भी। शरफू की जिम्मेदारियां थी, असलम को पता था। असलम को पता है कि महीने की जो ये चोरी कर रहा है ये तकरीबन 5 से 6 हजार की है। असलम के दोस्त ने कहा भाई यू शुड इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स, कैमरे लगा दें, फला कर दें, ये कर दें, बारकोड लगा दें, सिर्फ महीने का खर्चा आपको 5 लाख का आएगा। असलम ने शरफू को बुला रखा, शरफू कैरी ऑन, क्योंकि कंट्रोल को, उस वीकनेस को जो लगाने के कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है ये वारा नहीं खाएगा। इसका मतलब है 5,000 की चोरी को रोकने के लिए 5-6 लाख रुपए लगाना बेकार है। शरफू मेरा बच्चा, ये तेरा नसीब है,
तू लगा रहे भाई, लगा रहे। बात समझ आ रही है? थर्ड पॉइंट दोबारा पढ़ा। Cost benefit trade-off where it's not cost feasible to implement controls. हाँ, इसकी सिंपल मिसाल है जो हमेशा देता हूं मैं एक जमाने में। आप डिफेंस फेज 8 में रहते हैं, सारे अमीर लोग वहीं रहते हैं, बड़ा अच्छा इलाका है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं वहां रहूंगा। आपके घर में हीरोइन चाहिए, रात को कूद जाते हैं और कभी कुछ चोरी कर लेते हैं, कभी बच्चों की साइकिल ले गए, कभी गाड़ी के व्हील कैप निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, हीरोइन चाहिए भी ना नॉर्मल मॉडरेट लेवल का था, उसका बजट था यार मैंने महीने में चोरी तकरीबन करनी 10,000 रुपए की। समझदार था वो, उसके भी कुछ उसूल थे। तो जिन साहब का बंगला था, भाई आपके घर में चोरी, आप एक काम करें अमेरिका से ना 4 आप खतरनाक किस्म के कुत्ते पाल लें। आप जी कुत्ते पाल लेते हैं जी, कुत्तों का महीने का ज्यादा नहीं है, वो कीमा खाएंगे, हड्डी वाला गोश्त खाएंगे, बकरे का गोश्त भी खाएंगे, फला भी खाएंगे, महीने का तकरीबन कोई 1.5-2 लाख का खर्चा है। मैंने हीरोइन जी को पर्सनल बुला के कहा, मैंने कहा भाई कि तेरा नसीब है लगा रहा। ओ भाई 10,000 की चोरी को रोकने के लिए तो 4 कुत्ते इंपोर्ट करूं, फिर अल्लाह माफ करे उनकी भाषा समझूं या वो मेरी भाषा समझे, और फिर मैं उनको मेंटेन करूं। क्या ये कॉस्ट फीजेबल है? नहीं है। इसका मतलब है बहुत, ये मैंने बहुत ही स्टैंग एग्जांपल दी। बहुत मर्तबा मैनेजमेंट को ये पता होता है कि 2 नंबरी हो रही है, चोरी हो रही है, लूप होल है, वो होने दे रहे। क्यों? उसको ओवरकम करने की जो कॉस्ट है वो उससे कहीं, और वो सारी गलतियां चोरियां कहां जा रही हैं? जिसका ऑडिट कौन कर रहा है? लिहाजा बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स हम कभी भी वी ओनली एक्सप्रेस। आप समझ आ रहा है कुछ? क्या इतनी सारी बात के बाद 50-60% इस बात पर मुत्तफिक हो गए हो कि हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस एग्री हो रहे हैं? खवातीन जी, खवातीन को समझाना थोड़ा मुश्किल है जी। खवातीन समझ आ रहा है? ठीक है जी, घूर के देख रहे हैं मुझे आप लोग। अच्छा जी आगे चलें। बिकॉज ऑफ the factors described above, an external audit is not अ गारंटी क्या? that the financial statements are free from material misstatements. दैट इज An absolute assurance is not attainable. आगे चलो। Further, an audit opinion does not assure the future viability of the entity, nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs. हाँ, मोल्टी फॉर्म का गद्दा थोड़ी खरीदा है भाई। 10 साल की स्प्रिंग मैट्रेस वारंटी है। कोई गाड़ी थोड़ी खरीदी है फिर 3 साल की वारंटी है। कोई मोबाइल थोड़ी लिया हुआ है कि बैटरी की वारंटी है। कोई एसी थोड़ी लिया हुआ है, कंप्रेसर की वारंटी है। ऑडिट किया है, ऑडिट। सर थोड़ा बात को आसान कर देंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। 2020 का ऑडिट, किसका? 2020 का ऑडिट जब 2021 में खत्म हुआ, जिसमें लिखा हुआ अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो शेयर होल्डर ने कहा अच्छा चूंकि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, लिहाजा रिपोर्ट का मतलब ये है कि अगले 5 साल में कंपनी में कोई फ्रॉड, मैनेजमेंट कोई 2 नंबरी, पौका कद्दू। 3 महीने बाद फ्रॉड हो गया, 4 महीने बाद 2 नंबरी हो गई। तो अगर हम अज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि ऑडिटर्स की तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तो क्या हम उस मैनेजमेंट के फ्रॉड के या आपकी एफिशिएंसी के या आपके 2 नंबरी के या आपके जो दिलो दिमाग में जो चोरी आ गई उसके जिम्मेदार हैं? कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब है जो हमने 2020 में जो 2020 के अकाउंट्स पर जो हमने ट्रू एंड फेयर व्यू दिया हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट फ्यूचर में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली और डिलिजेंटली काम करेगी, और ना इस बात की गारंटी है कि अगले 5 साल तक कंपनी में कोई मसला, ये हम गारंटी नहीं दे सकते। बात समझ आ रही मेरे दोस्तों? जी दोबारा पढ़ें। Further, an audit opinion does not assure the future viability of the entity, nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the entity. जी अदरा, दिस कंक्लूड्स फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जहां हमने बात की किसकी? इनहेरेंट। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पेज पे आए तो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2। अब यहां से शुरू हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। अगर आप सारे टर्म्स एक बार पढ़ लें फटाफट, शाबाश। Number 1, scope of an external audit. जी। Overall objective of an external audit. ठीक है। Professional judgment. ठीक है। Professional skepticism. True and fair view. External auditors and management's responsibility. Internal control. Standard audit report ISO 700. Management letters. Concept of accountability, stewardship and agency. ठीक है हजरत, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम आज के लेक्चर में चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। लेक्चर 4 चल रहा है, हैंडआउट का पेज नंबर 7 पे, अगले पेज पे आओ। तो तुम्हारे पास एक टर्म आ रहा है, उस पेज के ऊपर लिखा हुआ है स्कोप, और उसी पेज पर नीचे दिया हुआ है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव।
तो हम एक काम करते हैं, हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से बात का आगाज करते हैं। पढ़े शाबाश। The overall objective of an external auditor is number 1 to obtain reasonable assurance. जी, क्या कौन सा अश्योरेंस? कौन सा अश्योरेंस? एब्सोल्यूट तो हम दोबारा टू obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement. मटेरियल में स्टेटमेंट कितनी बातें टोटल? कितनी बातें टोटल? 5। कितनी एग्जांपल्स? कितने रास्ते हैं? आगे चलो। Whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements have been prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework, for example IFRS and IAS, and the relevant laws, Companies Act of 2013. ठीक है, आगे चलें। मजीद 2 पैरा मुकम्मल कर लें इसके। Number 2. To report on the financial statements to the shareholders as required by the ISA and in accordance with the auditor's findings as per audit report format given in ISA 700 revised. To report on the account, हजरात हम पढ़ रहे हैं इस वक्त कौन सी हेडिंग? हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इसका सेकंड लास्ट पैरा दोबारा पढ़ रहा हूं। टू रिपोर्ट ऑन द अकाउंट, ऐसा ही है? किसको? as requirement by the as per the requirements of ISA in accordance with the auditor's finding, जो हमने दौरान ऑडिट नोट की। डेप्रिसिएशन का मसला था, एमोर्टाइजेशन का मसला था, आपके प्रोविजन ठीक नहीं है, आपका एस्टिमेट ठीक नहीं है, आपकी सेल सही नहीं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, एज पर द ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट गिवन इन ISA 700, जो हम आगे जाके कवर करेंगे। हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो ओपिनियन देते हैं, जो वो शेयर होल्डर को एड्रेस करते हैं, उसका एक फॉर्मेट गिवन है, हम उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। आखिरी पैराग्राफ, द बेसिक एम of an external audit is to express an independent opinion on the truth and fairness. जरा truth and fairness को अंडरलाइन कर लो मेरे बच्चों, जरा truth and fairness को अंडरलाइन कर लो। आहा, the basic aim of an external audit is to express an independent audit opinion on the truth and fairness of the accounts to the shareholders। को समझ आया? ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्रोफेशनल जजमेंट। मैं इसको हल्का सा आज एक टीजर डिस्कस करता हूं और इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कहो प्रोफेशनल जजमेंट। बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, मजे की बात पता है कि ऑडिट इज क्लोज टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ। तुम और मैं रोजाना एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया। आज मैंने सोचा था कि मैं क्लास में 6 बातें कवर कराऊंगा, मैंने सिर्फ 4 कराई है। मुझे लगा यार कि शायद बच्चे ओवरडोज ना हो जाए, और मुझे आपके चेहरों को देख के लगा अगर आज मुझे 4 ही बातें करनी चाहिए, मैं 6 बातें ना करूं। ये मेरी क्या है? वेरी गुड। पार्टिसिपेट करने का मजा आएगा, है ना? सही, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि एक अटेम्प्ट में 4 पेपर देने चाहिए? रेज योर हैंड्स। कितने लोग कह रहे हैं 3 पेपर तो कम से कम देने चाहिए? कितने कह रहे हैं भाई 2? अल्लाह अकबर। ये आपकी जजमेंट है। आई टोटली डिसएग्री। मेरे हिसाब से दे शुड बी क्वालिफाइड इन 2.5 इयर्स। मैंने 2 साल में क्वालिफाई किया, ठीक, विदाउट एनी फेलियर। मेरी अपनी जजमेंट है और आपकी, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं दिन में पढ़ना चाहिए और कितने कह रहे हैं रात में? दिन में, रात में, दोनों में? ओह माय गॉड। दिन में, रात में? दिन में। दिन में, रात में? कह रहे शाम में। नया लाया। दिन में, रात में? कह रहा मगरिब के बाद। दिन में, रात में? दिन में, रात में? थ्योरी कब पढ़नी चाहिए? दिन में, रात में? कह रहा जब टाइम मिले। ये पार्टी बॉय कह रहा है, ठीक है, आई डोंट केयर यार जी। दिन में, जब दिल करे। जबकि हमको शाहरुख खान ने बहुत अरसा पहले कहा था कि दिल तो पागल है। क्यों कहा था शाहरुख खान ने? उसने ऑडिट के लिए कहा था। इसका मतलब है आप जो मुझे जवाब दे रहे हैं वो आपकी क्या है? जो आप कह रहे हैं वो आपकी क्या है? क्या हर बंदे की जजमेंट में फर्क है? जजमेंट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेरी गुड। आप एक ऑडिट क्लाइंट पर गए, अब सुनना बात, ठीक है? 1 2 3 4 और 5 बंदों की टीम है। मैं जॉब इंचार्ज हूं ऑब्वियसली, ठीक है। 3 जूनियर है, 2 सेमी सीनियर है और 1 सीनियर है। 3 जूनियर, 2 सेमी और 1 सीनियर जो कि जॉब इंचार्ज है। इन 5, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से तुमसे सवाल है, इन 6 में से किसकी जजमेंट ज्यादा बेहतर होगी?
बोलो ना मेरी यार, डम्बो हो गया। इन सब में से जो कि मैं जॉब इंचार्ज हूं, किसकी जजमेंट ज्यादा बेहतर है? कौन है जॉब इंचार्ज? ऑब्वियसली, ठीक है। ये बैठी हुई असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है जी। कौन बैठी हुई है? ठीक है जी। ये बैठी हुई सीनियर मैनेजर, वो बैठी है ऑडिट पार्टनर। अब दोबारा सवाल है मेरा, तुमसे सवाल है, अब इन सब में से किसकी जजमेंट ज्यादा बेहतर है? क्यों? अच्छा, पार्टनर मतलब मैट्रिक्स है ऐसा था, ये वक्त के साथ साथ वो मैच्योर हुआ है। 3.5 साल की आर्टिकलशिप की, उसमें काम सीखा, फिर पेपर आपने क्वालिफाई किए, फिर आप प्रमोट हुई, फिर आप एएम बनी, आपने 15 क्लाइंट्स देखे, फिर आप और बड़ी हो गई, राजू जेंटलमैन बन गई, फिर आपने 25 क्लाइंट्स किए, वक्त का पहिया आगे बढ़ा, फिर अब और सीनियर हो गई, फिर आप क्या बन गए? ऑडिट पार्टनर। इसका मतलब है ये जजमेंट बेहतर कैसे होती है? जवाब दें, बात समझ आएगी। ये जजमेंट एकदम से आई, ओवर द इयर्स आई? और जजमेंट में क्या सिर्फ क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का भी ताल्लुक है? कोई एक या दोनों? दोनों। वेरी गुड, समझदार लोग हैं आप, माशाल्लाह। अगर हम दौरान ऑडिट P&L वेरीफाई कर रहे हैं, बैलेंस शीट वेरीफाई कर रहे हैं, एस्टिमेट्स भी आ रहे हैं, क्लाइंट कोशिश कर रहा है कि आपको थोड़ा सा टू बी ड्रामा कराए। एग्जांपल, सवाल तुमसे, सीजनल सेल है, कौन सी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सीजनल सेल है। तो क्या इन 3 महीने में रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट आपको कुछ और बता रहा है, आप कह रही यार मैं एग्री नहीं कर रही और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप डिसएग्री कर रही हो उससे। क्लाइंट आपको कुछ समझा रहा है, आप उससे या तो एग्री करेंगी या, अच्छा, जो क्लाइंट बता रहा है और जो आप सोच रही, ये आपकी अपनी क्या है? जजमेंट है। अच्छा, आप कुछ और सोच रही हैं। जब तुमने इसको बताया कि मैडम मुझे यूं लग रहा है, तो इसने अपनी कहानी फेंकी कि देखो तुम्हें नहीं पता, पिछले साल भी ऐसा था, फला था, और हमें तो पता है इंडस्ट्री में ऐसा होता है, ब्ला 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 ब्ला। अब जो आप कहानी पेश करें वो आपकी क्या है? ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, बहुत ही मासूमाना, अगर मैं ऑडिट में से जजमेंट उठा दूं तो ऑडिट सही होगा या खतरनाक हो जाएगा? सवाल दोबारा करता हूं तमाम बच्चों से, फिर समझे बात को। मैं मुश्किल बात नहीं कर रहा, मैं आसान बात कर रहा हूं। अगर ये बात समझ नहीं आ रही है, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन मार्क, मे बी ऑन मी, कि मैं सही नहीं समझा रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं ऑडिट में से जो टीम वहां गई हुई है, हम क्लाइंट पे P&L वेरीफाई कर रहे हैं, बैलेंस शीट वेरीफाई कर रहे हैं, सैंपल बेस पे काम कर रहे हैं, प्रोविजन से टकरा रहे हैं, अगर मैं दौराने ऑडिट अपनी जजमेंट, या जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट, अगर मैं ऑडिट में से उड़ा दूं और मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध दूं और मैं ऑडिट करूं ऐसे करके, तो ऑडिट सही होगा, खतरनाक हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा। इसका मतलब है प्रोफेशनल जजमेंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक्सटर्नल। अब रिपीट करो, प्रोफेशनल जजमेंट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय द ऑडिटर थ्रू आउट द ऑडिट, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। ये जो मैंने जजमेंट समझाया, ये 80% समझ आया? अच्छा, आज के आखिरी 5 मिनट सिर्फ मैं कल का टाइम सेव कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम सेव कर रहा हूं। मैं आपको 4 लाइन लिखवा रहा हूं, लिख के फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 5 के अंदर। शाबाश हजरत, अब मैं आपको लिखवा रहा हूं प्रोफेशनल जजमेंट का फर्स्ट पैराग्राफ। हमने बेसिक डिस्कस किया है, मजीद बात हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 के अंदर। नोट करें, शाबाश। हम पेज नंबर 8 पे हैं, जहां लिखा हुआ है प्रोफेशनल जजमेंट मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। लिखें जी, इट्स अ माइंडसेट और थॉट प्रोसेस, इट्स अ माइंडसेट और थॉट प्रोसेस। प्रोफेशनल जजमेंट लिखवा रहा हूं, इट्स अ माइंडसेट और थॉट प्रोसेस टू बी एक्सरसाइज by the external auditor throughout the audit. It's a mindset or thought process to be exercised by the external auditor throughout the audit. And this professional judgment is essential on matters. And this professional judgment is essential on matters relating to items. And this professional judgment, इसको कर दें PJ, शॉर्ट हैंड में लिख लें, PJ is essential on matters relating to items that involve estimates and judgments.
that involve estimates and judgments, full stop. This judgment is obtained by past experience. This judgment is obtained by past experience of conducting various audits. Repeat कर रहा हूं. This judgment is obtained. This judgment is obtained by past experience. By past experience of conducting various audits. Of conducting various audits. And by qualification obtained. फिर रिपीट कर रहा हूं. This judgment is obtained by past experience of conducting various audits and by qualification obtained and is better exercise by senior engagement team members and is better exercised by senior engagement team members and is better exercised by senior engagement team members. This judgment is obtained by past experience of conducting various audits and by qualification obtained and is better exercised by senior engagement team members. हजरात, this concludes lecture number 4. हम अगले लेक्चर में यहीं से बात का आगाज करेंगे. जो हमने आज लिखवाया ये मैं आपको दोबारा लिखाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्रोफेशनल जजमेंट और फिर हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. आज जो कुछ भी कवर किया है इसको रिवाइज करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड.